नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन, जिसके अंदर अब तक हमारी 43 क्लासें हो चुकी है। आज की 44 नंबर क्लास, इसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक विश्व का इतिहास। तो आधुनिक विश्व इतिहास तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में जितने टॉपिक है विश्व इतिहास के, उन सभी टॉपिक से संबंधित यह आज की क्लास रहने वाली है। आज की क्लास में कुल 100 प्रश्न होंगे, तो आप सभी इस क्लास को अंत तक अवश्य देखना। करते हैं आज की क्लास को शुरू। आज की क्लास का पहला प्रश्न है कि 1927 में साम्यवादियों ने चीन में किस स्थान पर सोवियत सरकार की स्थापना की थी। 1927 में साम्यवादियों ने चीन में किस स्थान पर सोवियत सरकार की स्थापना की थी, तो यह की थी कैंटन के अंदर। 1927 में साम्यवादियों ने कैंटन में सोवियत सरकार की स्थापना की। च्वांग काई शेक ने नानकिंग को अपनी राजधानी बनाया, लेकिन बाद में साम्यवादियों के विरोध के कारण चुंगकिंग स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 मई आंदोलन। 4 मई आंदोलन का संबंध किस देश की क्रांति से है? तो 4 मई आंदोलन का जो संबंध है, 4 मई आंदोलन का जो संबंध है, यह संबंध है चीन से। 2 नंबर ऑप्शन। पेरिस शांति सम्मेलन में शांतुंग का प्रदेश चीन से छीनकर जापान को दे दिया। इसके विरोध में 4 मई 1919 को बीजिंग विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को इस नाम से जाना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन में मांचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ? चीन में मांचू राजवंश का शासन कब समाप्त हुआ था? तो चीन में मांचू राजवंश का शासन समाप्त हुआ था 1912 ईस्वी में। 12 फरवरी 1912 को मंचू वंश का शासन समाप्त करके युकाई शिकाई को चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग न्यास परिषद की सक्रियता कब समाप्त हो गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग न्यास परिषद की सक्रियता कब समाप्त हुई थी? तो यह समाप्त हुई थी 1994 ईस्वी में। 1994, 4 नंबर। 1994 में पलाऊ द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका से स्वतंत्र हो गया। इसके बाद न्यास परिषद की प्रासंगिकता खत्म हो गई, यानी एक तरह से यह निष्क्रिय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता छोड़ने वाला एकमात्र देश कौन सा था? तो वह था इंडोनेशिया। मलेशिया के मुद्दे को लेकर इंडोनेशिया ने 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया, लेकिन अगले ही वर्ष यह दोबारा संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसाब्लांका सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कांसाब्लांका सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो स्टालिन इसमें शामिल नहीं था। कांसाब्लांका सम्मेलन के अंदर चर्चिल, डिगाल और रूजवेल्ट ये तीनों ही शामिल थे, वहीं स्टालिन है जो इसके अंदर शामिल नहीं था। तेहरान सम्मेलन, यह सम्मेलन 1 दिसंबर 1943 को ईरान की राजधानी तेहरान में आयोजित किया गया, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट, स्टालिन ने भाग लिया था। कांसाब्लांका सम्मेलन, यह सम्मेलन 14 से 24 जनवरी 1943 को आयोजित किया गया, जिसमें चर्चिल, रूजवेल्ट, फ्रांस के जनरल डी गोल सम्मिलित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अनुच्छेद में स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी वीटो का उल्लेख है? संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन से अनुच्छेद में स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार यानी कि वीटो का उल्लेख है? तो यह वीटो का जो उल्लेख है यह संविधान के संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान के 27 नंबर अनुच्छेद के अंदर, यानी कि धारा 27 के अंदर यह उल्लेख है। धारा 27 स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार। धारा 42 इसके अंतर्गत सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सेना का प्रयोग कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मन वर्कर्स कमेटी। जर्मन वर्कर्स कमेटी का गठन कब हुआ था? तो जर्मन वर्कर्स कमेटी का जो गठन किया गया था, इसका गठन किया गया था 1918 ईस्वी में। जर्मन वर्कर्स पार्टी का गठन 7 मार्च 1918 को म्यूनिक में एलियन ड्रेक्सलर के द्वारा किया गया था। बाद में 1920 में इसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया और हिटलर इसका सर्वेसर्वा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ द्वारा आर्थिक मंदी के दौर में देशों का जुर्माना माफ करने के लिए 1932 में कहां पर एक सम्मेलन बुलाया गया था? राष्ट्रसंघ के आर्थिक मंदी के दौर को देशों का जुर्माना माफ करने के लिए 1932 में कहां पर एक सम्मेलन बुलाया था? तो यह सम्मेलन बुलाया था ल्यूसाना के अंदर।
आर्थिक मंदी के दौर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। राष्ट्रसंघ के द्वारा जून 1932 में ल्यूसाने में सम्मेलन बुलाया, जिसमें देशों के जुर्माना माफ किए गए। चर्चिल ने लेनिन को रेप्यूडिएटर की संज्ञा दी, क्योंकि इन्होंने ऋण चुकाने से इनकार कर दिया था। न्यू डील अमेरिका राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा अमेरिका में आर्थिक मंदी से निपटने के लिए अपनाई गई नीति थी। 1933 में लंदन में राष्ट्रसंघ के प्रयास से विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छह देशों ने भाग लिया था। ब्लैक थर्सडे 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। इस कारण इस दिन को काला गुरुवार, वहीं 29 अक्टूबर 1929 को काला मंगलवार कहा गया। आर्थिक मंदी से प्रभावित न रहने वाला देश रूस था, क्योंकि इनके द्वारा पहले ही संरक्षणवाद की नीति अपना ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन के द्वारा नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई थी? तो नई आर्थिक नीति की जो शुरुआत की गई थी, यह शुरुआत की गई थी 1921 ईस्वी के अंदर। लेनिन के द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति लागू की गई, जिसके तहत कहा गया कि हमें एक कदम आगे बढ़ाने के लिए दो कदम पीछे हटना ही होगा, और इसके लिए इन्होंने पूंजीवादी तत्वों को शामिल किया। 1925 में नवीन आर्थिक नीति अपने चरम सीमा पर थी। 1928 में रूस में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई। 1929 में नवीन आर्थिक नीति को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो रूस के अंदर सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1902 के अंदर। तो 1902 में यह स्थापना की गई थी। 1898 में इस वर्ष सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना हुई, जो आगे चलकर 1903 में बोल्शेविक तथा मेंशेविक में विभाजित हो गया। 1902 में सोशल रिवोल्यूशनरी पार्टी की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग का शासन स्थापित करना था। उनके संस्थापक चरनोव व एर्गनोव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली सोवियत संघ का गठन कब किया? तो पहली सोवियत संघ का जो गठन किया था, यह गठन किया था 1905 ईस्वी के अंदर। पहले सोवियत का गठन अक्टूबर 1905 में हुआ था। इसका अध्यक्ष हुस्तान नोस्तार को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विश्व युद्ध नहीं होता, जारशाही का अंत भी नहीं होता। यदि विश्व युद्ध नहीं होता तो जारशाही का अंत भी नहीं होता। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यह कथन है समनर का। समनर ने कहा था कि यदि विश्व युद्ध नहीं होता तो जारशाही का अंत भी नहीं होता। रूस की क्रांति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। सेबाइन का कहना है कि 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के बाद 1917 ईस्वी की रूस की क्रांति संसार के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। एजी वेल्स के अनुसार यह इस्लाम के उदय के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। वहीं लोस्की के अनुसार ईसा के जन्म के बाद की सबसे महत्वपूर्ण घटना माने 1917 की रूस की क्रांति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय रूस और जर्मनी के बीच युद्ध विराम कब हुआ? पहले विश्व युद्ध के बाद रूस और जर्मनी के बीच जो युद्ध विराम हुआ था, यह कब हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच युद्ध विराम हुआ था 15 दिसंबर 1917 को। 15 दिसंबर 1917 को रूस और जर्मनी के बीच युद्ध विराम हुआ था। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई, जिसके तहत बेलारूस, यूक्रेन तथा फिनलैंड जैसे नए देश बने तथा रूस औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव कौन था? राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव कौन था? तो राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव था एरिक ड्रमंड। एरिक ड्रमंड यह राष्ट्रसंघ का प्रथम महासचिव था। वहीं त्रिगेवेली यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम महासचिव त्रिगेवेली था और राष्ट्रसंघ का जो प्रथम महासचिव था वह एरिक ड्रमंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसुइट संघ की स्थापना कब हुई? तो जेसुइट संघ की स्थापना हुई थी 1534 ईस्वी में। जेसुइट संघ कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने तथा प्रोटेस्टेंट धर्म का काउंटर करने के लिए इग्नेशियस लोयोला के द्वारा अपने 6 साथियों के साथ मिलकर 1534 में पेरिस में इस संगठन की स्थापना की। स्पिरिचुअल एक्सरसाइज इग्नेशियस लोयोला की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है।
एग्जीबिशन एग्जीबिशन है जो 1542 में पोप पॉल तृतीय द्वारा यह धार्मिक न्यायालय था, इसकी स्थापना प्रोटेस्टेंटों को सजा देने के लिए की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगाडिर संकट किन देशों के मध्य हुआ था? तो अगाडिर संकट है जो ये अगाडिर संकट किन देशों के मध्य हुआ था? तो अगाडिर संकट हुआ था जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। अगाडिर संकट फेज विद्रोह का दमन करने के लिए जब फ्रांस ने सेना भेजी तो इसके प्रत्युत्तर में जर्मनी ने पैंथर जंगी जहाज भेजा जो अगाडिर बंदरगाह पर आया। तब दोनों देशों के मध्य संकट उत्पन्न हुआ। हालांकि बाद में फ्रेंच कांगो का आधा भाग जर्मनी को दे दिया गया था। यहाँ इस तथ्य को उल्लेखित करना प्रासंगिक होगा कि फसोदा कांड इंग्लैंड तथा फ्रांस के मध्य हुआ था। तो अगाडिर संकट है जो अगाडिर संकट जो हुआ था यह जर्मनी और फ्रांस के मध्य हुआ था। वहीं फसोदा जो कांड है यह इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो संस्थापक सदस्य देश थे 51 सदस्य देश। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप देने के लिए 25 अप्रैल से 26 जून 1945 में अमेरिका में आयोजित हुआ था। इसमें भारत की ओर से रामास्वामी मुदालियार ने हस्ताक्षर किए थे। गिरिजा शंकर वाजपेयी और विजयलक्ष्मी पंडित इनके साथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ट्रेटन का युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ट्रेटन का युद्ध कब हुआ था? तो ट्रेटन का युद्ध हुआ था 1776 ईस्वी में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख लड़ाइयां कॉनकॉर्ड, लेक्सिंगटन का युद्ध यह 19 अप्रैल 1775 को हुआ। बंकर हिल की लड़ाई जो 17 जून 1775 को हुई। ट्रेटन का युद्ध जो दिसंबर 1776 को हुआ। वहीं प्रिस्टन का युद्ध जनवरी 1777 को। साराटोगा का युद्ध अक्टूबर 1777 को। यार्कटाउन का जो युद्ध है यह 19 अक्टूबर 1781 ईस्वी को हुआ था। यार्कटाउन के युद्ध में 19 अक्टूबर 1781 को वॉशिंगटन ने फ्रांसीसी सेनापति लाफायते के सहयोग से लॉर्ड कॉर्नवालिस की सेना को पराजित कर दिया था। और इसके पश्चात 3 सितंबर 1783 को पेरिस की संधि के तहत अमेरिका को स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस संधि पर ब्रिटेन की ओर से हार्टले तथा ओसवाल्ड ने हस्ताक्षर किए थे। कॉर्नवालिस युद्ध में पराजित होने के बावजूद उसे 1790 में भारत का गवर्नर जनरल बनाकर भेज दिया गया, क्योंकि यह तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट का दामाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस के अंदर कौन से उपनिवेश ने भाग नहीं लिया? तो प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में न्यूयॉर्क ने, वर्जीनिया ने और रोड आयरलैंड ने भाग लिया था। जॉर्जिया ने जो इसमें भाग नहीं लिया था। तो 1 नंबर ऑप्शन। प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस का आयोजन 5 सितंबर 1774 को हुआ था, जिसमें जॉर्जिया को छोड़कर समस्त उपनिवेश ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता पेटान रूडोल्फ के द्वारा की गई थी। उनकी मृत्यु के पश्चात हेनरी मिडल्टन इस सम्मेलन के अध्यक्ष बने। अमेरिकी स्वतंत्रता का घोषणा पत्र का प्रस्ताव 2 जुलाई 1776 को हेनरी ली की अध्यक्षता में रखा गया, जिसे न्यूयॉर्क को छोड़कर सभी उपनिवेशों ने स्वीकार कर लिया था। अमेरिका की नवीन संविधान के निर्माण के उद्देश्य से 25 मई 1787 को जॉर्ज वॉशिंगटन की अध्यक्षता में फिलाडेल्फिया में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें रोड आयरलैंड को छोड़कर शेष 12 राज्यों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो असुमेलित है? इसमें से अमेरिकन मरकरी जो समाचार पत्र था, इसका संपादक ब्रैड बर्ड के द्वारा किया गया। द अमेरिकन क्राइसिस का टॉमस पेन के द्वारा। न्यूयॉर्क गजट जो समाचार पत्र था, यह शुरू सैमुअल एडम्स ने नहीं बल्कि एंड्रयू ब्रेडफर्ड ने किया था। तो न्यूयॉर्क गजट है जो एंड्रयू ब्रेडफर्ड के द्वारा शुरू किया गया था, सैमुअल एडम्स के द्वारा नहीं। 3 नंबर इसका गलत है। और चौथा है बोस्टन न्यूज लेटर जो है यह समाचार पत्र जॉन कैंपबेल के द्वारा शुरू किया गया था। तो 1, 2 और 4 सही है और 3 नंबर है जो इसका असत्य है।
अमेरिका ने पहला समाचार पत्र 1704 में बोस्टन न्यूज लेटर के नाम से जॉन कैंपबेल के द्वारा निकाला। न्यूयॉर्क के गजट जो 1725 में एंड्रयू ब्रेडफर्ड ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में प्रथम यूरोपियन बस्ती किस देश के द्वारा बसाई गई। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रथम यूरोपियन जो बस्ती बसाई थी, यह कौन से देश के द्वारा बसाई गई थी। तो यह बस्ती बसाई गई थी स्पेन के द्वारा। उत्तरी अमेरिका के अंदर प्रथम जो यूरोपियन बस्ती थी, यह बस्ती स्पेन के द्वारा बसाई गई थी। उत्तरी अमेरिका में प्रथम यूरोपियन बस्ती स्पेन द्वारा 1565 में फ्लोरिडा में सेंट ऑगस्टिस के नाम से स्थापित की गई। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम बस्ती 1660 में क्रिस्टोफर न्यूफोर्ट के नेतृत्व में जॉन स्मिथ के द्वारा वर्जीनिया में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था। रोम बर्लिन जो समझौता हुआ था, यह समझौता हुआ था 25 अक्टूबर 1936 को। रोम बर्लिन समझौता 25 अक्टूबर 1936 को हुआ। एंटी कॉमिर्टन पैक्ट 25 नवंबर 1936 को हुआ। 6 नवंबर 1937 को रोम बर्लिन और टोक्यो दूरी का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेसा सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। स्टेसा सम्मेलन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था। तो स्टेसा सम्मेलन में जो फ्रांस, इंग्लैंड और इटली शामिल थे, लेकिन जर्मनी है जो स्टेसा सम्मेलन में शामिल नहीं था। स्टेसा सम्मेलन 1935 में फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के मध्य हुआ था। इस सम्मेलन में तीनों देशों ने वर्साई संधि की व्यवस्थाओं की रक्षा करने में परस्पर सहयोग करने की सम्मिलित घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरेमबर्ग कानून किस वर्ष लागू किए गए थे। तो न्यूरेमबर्ग जो कानून है, यह लागू किए गए थे 1935 के अंदर। सितंबर 1935 में जो न्यूरेमबर्ग कानून लागू किए गए थे। 15 सितंबर 1935 ईस्वी में हिटलर की सरकार ने न्यूरेमबर्ग कानून लागू किया। इसके द्वारा सभी यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियर हाल विद्रोह कब हुआ था। तो बियर हाल जो विद्रोह हुआ था, यह विद्रोह हुआ था 1923 ईस्वी के अंदर। ल्यूडेनडॉर्फ और हिटलर ने म्यूनिक में सर्व सत्तावादी सरकार की स्थापना का असफल प्रयास किया। 1923 में बवेरिया विधानमंडल के सदस्य सभा का आयोजन कर रहे थे। हिटलर ने विद्रोह कर सत्ता हथियाने का असफल प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया। बाद में हिटलर को न्यायालय के द्वारा 5 वर्ष की सजा सुनाई और हिटलर ने लैंडबर्ग जेल में रहते हुए मीन कैफ नामक पुस्तक लिखी थी। यह मीन कैफ जो पुस्तक है, यह आत्मकथा है। यह हिटलर के द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जिसे मीन कैफ नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था। तो हिटलर का जो जन्म हुआ था, हिटलर का जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के ब्राउनो शहर में हुआ था। हिटलर प्रारंभिक समय में घरों में रंग पेंट किया करता था। बाद में यह 1913 में वियना से म्यूनिक पहुंच गया और अगस्त 1914 में हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकार्नो सम्मेलन कब हुआ था। तो लोकार्नो सम्मेलन जो हुआ था, लोकार्नो सम्मेलन हुआ था 1925 ईस्वी में। लोकार्नो सम्मेलन, यह सम्मेलन 1925 में हुआ था। इस सम्मेलन के तहत फ्रांस और बेल्जियम की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा की गारंटी दी गई। जर्मनी की सिफारिश पर 1926 में उसे राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाया गया। हालांकि 1933 में हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया था। चैम्बरलेन ने इस संधि को युद्ध और शांति के वर्षों के मध्य वास्तविक विभाजन रेखा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डावोस योजना का संबंध किससे है। तो डावोस योजना का जो संबंध है, यह जर्मनी के आर्थिक पुनरुत्थान से संबंधित है। डावोस योजना 2 नंबर ऑप्शन। डावोस योजना जर्मनी के आर्थिक उदारीकरण से संबंधित थी। स्टेटमैन के आग्रह पर 1923 में अमेरिका के डावोस की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी ने रूस के साथ रेपोलो की संधि कब की थी। जर्मनी ने रूस के साथ जो रेपोलो की संधि की थी, यह संधि की थी 1922 ईस्वी के अंदर। साइलेसिया विवाद जो जर्मनी और पोलैंड के मध्य हुआ था, इससे नाराज होकर जर्मनी ने साम्यवाद
रूस की ओर उन्मुख हुआ और 1922 में जर्मनी तथा रूस के मध्य रेपोलो की संधि हुई थी। इस संधि के तहत जर्मनी ने रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर दी और दोनों देशों ने युद्ध के लिए आरोपित ऋणों को रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इटली में फासिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1919 ईस्वी में। इटली में फासिस्ट पार्टी की स्थापना 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना मुसोलिनी के द्वारा इटली के मिलान नगर में की गई। मिलान से ही मुसोलिनी के द्वारा अवंती नामक समाचार पत्र 1912 में प्रकाशित किया गया था। मुसोलिनी के द्वारा अन्य समाचार पत्र इल पपेलो तथा ला लोटा दे क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राष्ट्र संघ का जो प्रथम अधिवेशन है, यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो राष्ट्रसंघ का प्रथम अधिवेशन हुआ था जेनेवा के अंदर। राष्ट्रसंघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। राष्ट्रसंघ का उद्घाटन पोइंकरो ने किया तथा उनके द्वारा कहा गया कि आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। प्रारंभ में इसके 32 सदस्य थे। 15 नवंबर 1920 का इसका प्रथम अधिवेशन है जो जेनेवा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नात्सियान फेरेन संगठन की स्थापना कब हुई थी? नात्सियान फेरेन संगठन की जो स्थापना हुई थी, इस संगठन की स्थापना हुई थी 1859 ईस्वी में। नात्सियान फेरेन इस संगठन की स्थापना 1859 ईस्वी में हुई थी। इस संगठन की स्थापना उदारवादियों के द्वारा की गई थी। यह जर्मनी की पहली राजनीतिक संस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिया के युद्ध में सार्डिनिया की सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्रीमिया के युद्ध में सार्डिनिया की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था ला मारमोरा के द्वारा। ला मारमोरा क्रीमिया के युद्ध के समय इन्होंने सार्डिनिया की सेना का नेतृत्व किया था। कैड्रोना जो 1870 में जब फ्रांस और प्रसा के मध्य सेडोन का युद्ध हुआ, तब विक्टर इमैनुअल के सेनापति कैड्रोना ने रोम पर आक्रमण कर 20 सितंबर 1870 को रोम पर अधिकार कर लिया था। 2 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल ने जनता के साथ रोम में प्रवेश किया और जनमत संग्रह के द्वारा रोम का इटली में विलय कर उसे संयुक्त इटली की राजधानी बनाया। 12 जून 1871 को विक्टर इमैनुअल ने कहा कि जिस कार्य के लिए हमने अपना जीवन भेंट चढ़ाया था वह आज पूर्ण हो गया। हमारी राष्ट्रीय एकता स्थापित हो गई और हम रोम में हैं और अब रोम में ही रहेंगे। 1871 को लॉ ऑफ पीपल लॉ ऑफ पेपल गारंटीज नामक कानून पारित किया गया, जिसके अनुसार पोप को एक निश्चित क्षेत्र प्रदान किया गया जहां पोप की संप्रभुता को स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे इटली के अनिष्टकारी सिद्धांतों, विदेशियों और पागलों से रक्षा करनी है। मुझे इटली की अनिष्टकारी सिद्धांतों, विदेशियों और पागलों से रक्षा करनी है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका था? तो यह कथन था केऊर का। मुझे इटली की विदेशियों, अनिष्टकारी सिद्धांतों और पागलों से रक्षा करनी है। यह कथन काउर ने कहे थे। इटली के एकीकरण की तलवार कहे जाने वाले गैरिबाल्डी ने अपने 1000 लाल कुर्ती दल के स्वयंसेवकों के साथ जेनोवा से सिसिली की ओर प्रस्थान किया और 15 मई को केल्टाफिमी नामक स्थान पर अपने नेपल्स की सेना को पराजित कर दिया। गैरिबाल्डी ने अगस्त 1860 में नेपल्स की सेना को पराजित कर नेपल्स पर भी अधिकार कर लिया था। इन सफलताओं से उत्साहित होकर गैरिबाल्डी ने वेनेशिया और रोम पर अधिकार करने की घोषणा कर दी। तब केऊर ने यह शब्द कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण में स्थित कार्बोनोरी की स्थापना किसने की? तो इटली के एकीकरण से संबंधित जो कार्बोनोरी संस्था की स्थापना की थी, कार्बोनोरी की जो स्थापना हुई थी, यह स्थापना हुई थी 1810 ईस्वी के अंदर। 2 नंबर ऑप्शन। कार्बोनोरी की स्थापना 1810 में नेपल्स में हुई थी। यंग इटली की स्थापना 1831 में मेजिनी ने मोर्सिले नगर में की गई थी। यंग यूरोप की स्थापना 1834 में स्विट्जरलैंड में मेजिनी ने की थी। लाल कुर्ती दल की स्थापना
गैरिबोल्डी के द्वारा की गई थी। गैरिबोल्डी को इटली के एकीकरण की तलवार तलवार कहा जाता है। इटली उदारक समाज की स्थापना 1862 में गैरिबाल्डी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाम्प एक्ट के विरोध के कारण ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। स्टाम्प एक्ट के विरोध के कारण जो ब्रिटेन के कौन से प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था, तो वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे ग्रीनविले। 3 नंबर ऑप्शन। स्टाम्प एक्ट 1765। इस एक्ट के अनुसार सरकार ने सभी न्यायिक और गैर न्यायिक करारनामे और मुख्य समाचार पत्र, विज्ञापनों आदि के लिए सरकारी स्टाम्प पेपर अनिवार्य कर दिया। स्टाम्प एक्ट के विरोध में स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां नामक संगठन बनाए गए। स्टाम्प एक्ट का सर्वप्रथम विरोध वर्जीनिया की प्रतिनिधि सभा में पैट्रिक हेनरी ने किया। उन्होंने कहा, कर लगाने का अधिकार केवल प्रतिनिधि सभा को होना चाहिए। स्टाम्प एक्ट के विरोध में अक्टूबर 15, 1765 में न्यूयॉर्क में स्टाम्प एक्ट कांग्रेस नाम से सम्मेलन हुआ, जिसमें 9 उपनिवेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा इस सम्मेलन में बोस्टन के प्रसिद्ध वकील जेम्स ओटिस ने नारा दिया कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह नारा किसने दिया था, तो यह नारा दिया था जेम्स ओटिस ने, जो बोस्टन के एक प्रसिद्ध वकील थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्मीकि युद्ध में फ्रांस की सेना का नेतृत्व किसने किया। तो वाल्मीकि युद्ध में फ्रांस की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो यह नेतृत्व किया था डुमोरियो के द्वारा। वाल्मीकि युद्ध डुमोरियो के नेतृत्व में 20 सितंबर 1792 को फ्रांसीसी सेना ने प्रसा तथा ऑस्ट्रिया की संयुक्त सेना को पराजित किया था। इस अवसर पर गोथे ने कहा, उस दिन हमने एक नई दुनिया में प्रवेश किया। इस युद्ध के पश्चात अगले ही दिन 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई तथा पहला प्रस्ताव कुत्तों का लाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को राजतंत्र तथा जनता की प्रभुसत्ता के अपहरण के प्रयास के निंदा नहीं करता, उसे राष्ट्रद्रोह मानकर सजा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रूंसविक की घोषणा कब हुई थी। ब्रूंसविक की घोषणा कब हुई थी, तो ब्रूंसविक की घोषणा हुई थी 25 जुलाई 1792 को। 2 नंबर ऑप्शन। ब्रूंसविक की घोषणा 25 जुलाई 1792 को ऑस्ट्रिया तथा प्रसा के संयुक्त सेनापति ब्रूंसविक ने एक घोषणा प्रकाशित की, जो फ्रांस के राज परिवार की सुरक्षा से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन स्वार्थ नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। पावन स्वार्थ नीति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो पावन स्वार्थ नीति का संबंध है इटली से। पावन स्वार्थ नीति सैक्रो इगोजम पॉलिसी, इसे श्रृंगाल नीति भी कहते हैं। यह इटली की विदेश नीति है, जिसके तहत कमजोर राष्ट्र को लूटना व शक्तिशाली राष्ट्र को मित्र बनाना शामिल है। इसका उद्देश्य इटली का गौरव पुनः स्थापित करना, भूमध्य सागर को इटली की झील बना देना, पेरिस सम्मेलन में असंतुष्टि का बदला लेना और साम्राज्य विस्तार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मन एच डेविस आयोग कब गठन किया गया। नॉर्मन एच डेविस आयोग का गठन कब किया गया, तो नॉर्मन एच डेविस आयोग का गठन किया था 1923 ईस्वी में। नॉर्मन एच डेविस आयोग 1923 में जर्मनी व लुथवानिया के मध्य मैमल विवाद को निपटाने हेतु राष्ट्रसंघ द्वारा गठित किया गया था। रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए 1924 में मैमल में रहने वाली जर्मन जाति को स्वशासन का अधिकार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 23 अगस्त 1866 ईस्वी की प्राग की संधि के संबंध में असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो 23 अगस्त 1866 ईस्वी की प्राग की संधि के संबंध में असत्य कथन है। सबसे पहला कथन है कि यह संधि पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। तो प्राग की जो संधि हुई थी 23 अगस्त 1866 को, यह संधि पर्सा व ऑस्ट्रिया के मध्य हुई थी। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि ऑस्ट्रिया को युद्ध हार जाने के तौर पर 60 लाख पाउंड पर्सा को देने पड़े थे। तो ऑस्ट्रिया को युद्ध हार जाने के तौर पर जो पर्सा को राशि दी थी, यह 60 लाख पाउंड नहीं बल्कि 30 लाख पाउंड थे। तो 60 लाख नहीं 30 लाख पाउंड होंगे, इसलिए 2 नंबर इसका असत्य है। तीसरा, ऑस्ट्रिया ने इटली को वेनेशिया देना स्वीकार किया। ऑस्ट्रिया ने जो इटली को वेनेशिया देना स्वीकार किया, यह सत्य है। चौथा कि 1815 ईस्वी की वीना
कांग्रेस के तहत गठित जर्मन परिषद को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। 1815 में वियना कांग्रेस के तहत गठित जर्मन परिषद को समाप्त करने का इसमें इस संधि में निर्णय लिया, तो यह बात भी सही है। तो असत्य कथन पूछे 2 नंबर है जो इसका असत्य होगा। इस संधि के तहत ऑस्ट्रिया को युद्ध हार जाने के तौर पर 30 लाख पाउंड प्रशा को देने पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली को 1896 ईस्वी में अडोवा के युद्ध में किस देश ने पराजित किया। 1896 में जो अडोवा का युद्ध हुआ था इसमें इटली को किसने पराजित किया था, तो इटली को इसमें पराजित किया था अबिसीनिया ने। इटली को इस युद्ध में अबिसीनिया ने पराजित किया और अबिसीनिया ने इटली के साथ अदीस अबाबा की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ के ने धारा 22 के तहत किन देशों को उपनिवेशों पर शासन करने का अधिकार दिया। राष्ट्रसंघ की धारा 22 ने कौन से देशों को उपनिवेशों पर शासन करने का अधिकार दिया था, तो उपनिवेशों पर शासन करने का जो अधिकार दिया था राष्ट्रसंघ की धारा 22 के तहत यह अधिकार दिया था ब्रिटेन को, फ्रांस को, बेल्जियम को और जापान को। इन चारों देशों को जो उपनिवेशों पर शासन करने का अधिकार दिया गया था। तो 1 2 3 4 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। राष्ट्रसंघ की धारा 22 में मैंडेट व्यवस्था की स्थापना की गई। इसके तहत ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एवं जापान आदि देशों को उपनिवेशों पर शासन करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था, तो प्रथम भारतीय न्यायाधीश था वेनेगल नरसिम्हा राव। 1 नंबर ऑप्शन। वेनेगल नरसिम्हा राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। इसके बाद डॉक्टर नगेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहे। यह इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। यह मूलतः डूंगरपुर राजस्थान के निवासी थे। इनके बाद में गौरव रघुनंदन स्वरूप पाठक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे। दलवीर सिंह भंडारी भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन में साम्यवादियों का महाप्रस्थान कब प्रारंभ हुआ था। चीन में साम्यवादियों का महाप्रस्थान कब प्रारंभ हुआ था, तो चीन में साम्यवादियों का महाप्रस्थान प्रारंभ हुआ था 16 अक्टूबर 1934 को। माओ के नेतृत्व में उनके समर्थकों ने कियांशी से शैंसी तक महाअभियान 16 अक्टूबर 1934 को प्रारंभ किया। यह 20 अक्टूबर 1935 को समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्फोर घोषणा किस देश के संबंध में की गई थी, तो बाल्फोर की जो घोषणा की गई थी यह की गई थी फिलिस्तीन के संबंध में। यह घोषणा 2 नवंबर 1917 को ब्रिटिश विदेश मंत्री आर्थर बाल्फोर द्वारा फिलिस्तीन में यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय आवास की स्थापना के संदर्भ में की गई थी। तो फिलिस्तीन के अंदर यहूदी जाति के लिए एक राष्ट्रीय आवास की स्थापना की जो घोषणा की थी उसे बाल्फोर के द्वारा की गई थी। यह ब्रिटिश विदेश मंत्री थे और यह घोषणा की थी 2 नवंबर 1917 को, इसलिए इसे बाल्फोर घोषणा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल अल कबीर का युद्ध कब हुआ था। तेल अल कबीर का युद्ध हुआ था, यह युद्ध हुआ था 1882 ईस्वी को। तेल अल कबीर का युद्ध 13 सितंबर 1882 ईस्वी को हुआ। इसमें अरबी विद्रोहियों को इंग्लैंड के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का वह कौन सा महासचिव था जो हवाई दुर्घटना में मारा गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का वह महासचिव कौन था जो हवाई दुर्घटना के अंदर मारा गया था, तो वह महासचिव था डेग हैमरशोल्ड। डेग हैमरशोल्ड स्वीडन का निवासी था। यह अप्रैल 1953 से सितंबर 1961 तक संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव रहा। सितंबर 1961 ईस्वी में अफ्रीका में हवाई दुर्घटना में इसकी मृत्यु हो गई। त्रिगेवेली नॉर्वे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को अलग कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें असत्य कथन बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है। सबसे पहला कि राष्ट्रसंघ की महासभा का पहला अधिवेशन 15 नवंबर 1920 को वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में हुआ था। तो राष्ट्रसंघ की महासभा का जो पहला अधिवेशन हुआ था यह 15 नवंबर 1920 को वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में हुआ था। यह बात बिल्कुल सत्य है। दूसरा, राष्ट्रसंघ की महासभा का अंतिम अधिवेशन अप्रैल 1946 में हुआ। राष्ट्रसंघ की महासभा का अंतिम अधिवेशन अप्रैल 1946 में हुआ, यह बात सत्य है। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा का गठन हो गया था और
संघ जो है इसे समाप्त कर दिया था। तो इस राष्ट्र संघ की महासभा का अंतिम अधिवेशन अप्रैल 1946 में हुआ था। तीसरा ऑप्शन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 30 जनवरी 1922 को हॉलैंड के हेग नगर में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हेग में हुई थी। यह हेग नगर हॉलैंड के अंदर है और यह स्थापना हुई थी 30 जनवरी 1922 को। तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। चौथा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बेल्जियम स्थानांतरित किया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हॉलैंड पर जर्मनी का जब अधिकार हुआ था, इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो बेल्जियम नहीं बल्कि इसे स्विट्जरलैंड स्थानांतरित किया था। तो इसे स्विट्जरलैंड स्थानांतरित किया था, ना कि बेल्जियम। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। 1, 2 और 3 सही है और 4 नंबर इसका असत्य होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय हॉलैंड पर जर्मनी का अधिकार होने के बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्विट्जरलैंड स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को पहचानिए। तो इसमें भी हमें असत्य कथन बताना है। सबसे पहला इसमें है कि 14 अगस्त 1941 को चर्चिल तथा रूजवेल्ट ने एटलांटिक घोषणा की थी। तो चर्चिल तथा रूजवेल्ट ने एटलांटिक जो घोषणा की थी यह 14 अगस्त 1941 को की थी, यह सत्य है। यूरोप में 8 मई 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति हुई थी यह 8 मई 1945 को हुई थी, यह बात भी सत्य है। तीसरा ऑप्शन है कि जापान द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने के साथ ही 14 अगस्त 1945 को द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। तो यूरोप के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध तो 8 मई 1945 को समाप्त हो गया था, लेकिन संपूर्ण रूप से यह समाप्त हुआ था जापान के द्वारा आत्मसमर्पण करने के पश्चात 14 अगस्त 1945 को। तो यह कथन भी सत्य है। चौथा है कि जर्मनी ने 22 जून 1940 को रूस पर आक्रमण किया था। तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 22 जून को किया था, लेकिन वह 1940 नहीं था, वह 1941 था। तो जर्मनी ने 22 जून 1941 को जो रूस पर आक्रमण किया था। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जर्मनी ने 22 जून 1941 को रूस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने अमेरिकी नौसेना अड्डे पर्ल हार्बर प्रशांत महासागर में जो स्थित है पर आक्रमण कब किया था? तो जापान ने जो अमेरिका नौसेना का अड्डा था पर्ल हार्बर, इस पर आक्रमण किया था 7 दिसंबर 1941 को। 1 नंबर ऑप्शन। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण 7 दिसंबर 1941 को हुआ। इसके विरोध में अमेरिका ने 8 दिसंबर 1941 को जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध चलाए गए सामुद्रिक अभियान को क्या नाम दिया गया? जर्मनी के द्वारा इंग्लैंड के विरुद्ध चलाए गए सामुद्रिक अभियान है, इसको क्या नाम दिया था? तो इसको नाम दिया था ऑपरेशन सी लॉयन। जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ एक सैन्य जर्मनी ने इंग्लैंड के खिलाफ किए सैन्य अभियान को ऑपरेशन सी लॉयन नाम दिया। मित्र राष्ट्र ने जर्मनी के विरुद्ध नॉर्मंडी पर ऑपरेशन ओवरलॉर्ड के तहत सेना उतारी। जर्मनी के द्वारा रूस पर आक्रमण की योजना को ऑपरेशन बारबरोसा नाम दिया। इंग्लैंड द्वारा फ्रांस में अपने सैनिकों को जर्मन आक्रमण से बचाने के लिए ऑपरेशन डायनेमो चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं था? तो कौन सा देश है जो म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं था? तो म्यूनिख समझौते में इटली, फ्रांस और जर्मनी शामिल थे। इटली, फ्रांस और जर्मनी जो म्यूनिख समझौते में शामिल थे, लेकिन रूस है जो म्यूनिख समझौते में शामिल नहीं था। 29 सितंबर 1938 को हुए म्यूनिख समझौते में रूस तथा चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधियों को आमंत्रित नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि या समझौते में काउर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाय नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया था? तो कौन से समझौते के में काउर ने जो नेपोलियन तृतीय को सेवाय और नीस के प्रदेश फ्रांस को देने का आश्वासन दिया? तो यह दिया था प्लम्बियर्स की संधि के तहत। फ्रांस का नेपोलियन तृतीय कोलंबियस घूमने गया था, जहां केवूर इसके साथ अनौपचारिक भेंट करता है तथा 21 जुलाई 1858 को इनके बीच कोलंबियस समझौता हुआ, जिनकी शर्तें निम्न थी। इसकी शर्तें, कोलंबियस समझौते की शर्तें कौन कौन सी थी? तो इसकी पहली शर्त थी कि सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध होने पर फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख की सैनिक सहायता देगा, जिसके बदले फ्रांस को नीस तथा सेवाय के प्रदेश मिलेंगे। लोमार्डी तथा वेनेशिया के प्रदेश सार्डिनिया को मिलेंगे। परमा मेडोना तथा टस्कनी में जनमत संग्रह करवाया जाएगा और विक्टर इमेनुअल द्वितीय की पुत्री की शादी नेपोलियन के भाई से
करवा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी द्वारा राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ की स्थापना कब की गई। मुसोलिनी के द्वारा राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ की स्थापना कब की गई थी? तो राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ की स्थापना की थी 1926 के अंदर। 1926 में मुसोलिनी के द्वारा राष्ट्रीय सिंडिकेट संघ की स्थापना की गई। इसमें कुल 13 सिंडिकेट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुसोलिनी के संबंध में असत्य कथन को अलग कीजिए। मुसोलिनी के संबंध में असत्य कथन कौन कौन से हैं? असत्य कथन बताने हैं। तो सबसे पहला कथन है कि 11 फरवरी 1931 को 11 फरवरी 1931 को मुसोलिनी पोप पायस 11 के साथ लेटरन समझौता करता है। तो पोप पायस 11 के साथ जो मुसोलिनी ने लेटरन समझौता किया, यह 1931 में नहीं बल्कि 1929 में किया था। 11 फरवरी 1929 को यह समझौता हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा, 1923 ईस्वी में काली कुर्ती के सशस्त्र दल को विघटित कर उन्हें राष्ट्रीय नागरिक सेवा में भर्ती किया, तो यह सत्य है। तीसरा, 30 अक्टूबर 1922 को 30 अक्टूबर 1922 ईस्वी को मुसोलिनी रोम पहुंचा था, तो यह सत्य है। 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फासियो डी कम्पिमेंतो नामक संगठन की स्थापना की। तो मुसोलिनी के द्वारा जो 23 मार्च 1919 को मिलान नगर में फासियो डी कम्पिमेंतो नामक संगठन की स्थापना की गई थी, तो यह बात भी सही है। तो 1 नंबर है जो इसका असत्य होगा। मुसोलिनी ने पोप पायस 11 के साथ 11 फरवरी 1929 को लेटरन समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को अलग कीजिए। तो इनमें से हमें फिर बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला है कि ब्रिटेन ने 1931 ईस्वी में स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया। ब्रिटेन ने 1931 में स्वर्ण मान का परित्याग कर दिया, यह बात सही है। दूसरा, 1933 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मंदी से निपटने के लिए न्यू डील की घोषणा की थी। 1933 ईस्वी में अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मंदी से निपटने के लिए न्यू डील की घोषणा की थी, यह भी सत्य है। तीसरा, अमेरिका में 1932 में राष्ट्रीय भूख यात्रा आयोजित की गई। तो राष्ट्रीय भूख यात्रा जो आयोजित की गई थी, यह अमेरिका में नहीं बल्कि यह आयोजित की गई थी 1932 में इंग्लैंड के अंदर। तो 1932 में जो राष्ट्रीय भूख यात्रा आयोजित हुई थी, यह हुई थी इंग्लैंड के अंदर, ना कि अमेरिका में। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि 19 अक्टूबर 1929 को अमेरिका का विश्व प्रसिद्ध शेयर बाजार वाला स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया था, तो यह भी सत्य है। तो असत्य पूछा है, असत्य इसमें 3 नंबर होगा। सितंबर अक्टूबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में राष्ट्रीय भूख यात्रा आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को अलग कीजिए। इसमें भी असत्य कथन बताना है। पहला है कि कॉमिनटन या तृतीय साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। कॉमिनटन या तृतीय साम्यवादी अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी, यह सत्य है। अप्रैल 1919 में लेनिन के द्वारा अप्रैल थीसिस जारी की गई थी। तो यह अप्रैल थीसिस जो जारी की गई थी, यह अप्रैल 1919 में नहीं बल्कि अप्रैल 1917 के अंदर की गई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसमें गलत होगा। तीसरा, 1922 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच रिपेलो की संधि हुई थी। 1922 ईस्वी में रूस और जर्मनी के बीच जो रिपेलो की संधि हुई थी, यह भी सही है। और चौथा है कि लेनिन को ग्रेट रेप्यूडिएटर कहा जाता है। लेनिन को ग्रेट रेप्यूडिएटर कहा जाता है, यह बात भी सही है। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। अप्रैल 1917 में फिनलैंड से लौटने के बाद लेनिन ने अप्रैल थीसिस जारी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्साय की संधि की शर्तें नहीं है। तो यहाँ पर 4 शर्तें दे रखे, इनमें से कौन सी है जो वर्साय की संधि की शर्त नहीं है। पहली है कि जर्मन अधिकृत उत्तरी स्लेस्विग को डेनमार्क को दे दिया गया, यह सत्य है। पोलैंड नामक स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण किया गया, यह भी सत्य है। जर्मनी की वायुसेना सीमित कर दी गई। जर्मनी की वायुसेना सीमित कर दी गई, यानी जर्मनी को वायुसेना पूर्णतः निषेध ही कर दी थी। सीमित नहीं बल्कि पूर्णतः निषेध ही कर दिया था, इसलिए यह गलत है। और चौथा है कि जर्मनी को अल्सास लोरेन के प्रांत फ्रांस को देने पड़े, यह भी सही है। तो 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। जर्मनी को किसी भी प्रकार से वायुसेना रखने का निषेध कर दिया। जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा समाप्त कर दी। जर्मनी की स्थल सेना की संख्या अधिकारियों सहित 1 लाख निर्धारित की गई। जर्मनी की नौसैनिक शक्ति को भी सीमित कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संधि के द्वारा 1915 में मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपने पक्ष में शामिल किया? किस संधि के द्वारा 1915 में मित्र राष्ट्रों ने इटली को अपने पक्ष में शामिल किया था? तो यह क्या था? लंदन की संधि के तहत 1915 में लंदन की संधि द्वारा इटली को प्रादेशिक क्षेत्रों का प्रलोभन देकर मित्र राष्ट्रों ने अपने पक्ष में शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में असत्य कथन को अलग कीजिए। प्रथम विश्व युद्ध के संबंध में असत्य कथन अलग कीजिए। पहला कि रूस ने 3 मार्च 1918 को जर्मनी के साथ ब्रेस्ट लिटोवस्की की संधि कर प्रथम विश्व युद्ध को से अलग हो गया, यह सही है। दूसरा, जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को आत्मसमर्पण करते हुए प्रथम विश्व युद्ध से युद्ध विराम दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए, यह बात भी सत्य है। तीसरा, प्रथम विश्व युद्ध में 36 राष्ट्रों ने भाग लिया था, यह भी सत्य है। चौथा है कि 1 अगस्त 1914 को इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। तो 1 अगस्त 1914 को जर्मनी ने जो रूस के विरुद्ध की थी, ना कि इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध। इंग्लैंड ने जो जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी वो 4 अगस्त को की थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। 1 अगस्त 1914 ईस्वी को जर्मनी ने रूस के विरुद्ध, 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। इंग्लैंड ने 4 अगस्त 1914 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अमेरिका 6 अप्रैल 1917 को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, यह कथन किसका है? सेडोवा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, यह कथन किसका है? तो यह कथन है थियर्स का। 4 नंबर ऑप्शन। सेडोवा का युद्ध 1866 में पर्सा तथा ऑस्ट्रिया के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांस किसी भी तरह से संबंध नहीं था, किंतु इस युद्ध में फ्रांस की राजनीतिक तथा कूटनीतिक पराजय हुई। इस युद्ध के बाद शक्ति का केंद्र पेरिस से हटकर बर्लिन हो गया। नेपोलियन तृतीय बिस्मार्क से मात खा गया तथा उसकी प्रतिष्ठा को गहरा आघात लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया व रूस के शासकों के साथ मिलकर ड्रिकेस बड अर्थात 3 राष्ट्र सम्राटों के संघ का गठन कब किया था? तो यह गठन किया था 1873 ईस्वी में। 1873। 4 नंबर ऑप्शन। बिस्मार्क ने रूस के साथ 1887 में पुनराश्वासन की संधि की। जर्मनी व ऑस्ट्रिया के मध्य 1879 ईस्वी में द्विगुट संधि की। 1882 में जर्मनी, इटली व ऑस्ट्रिया ने मिलकर ट्रिपल अलायंस का गठन किया। बिस्मार्क ने इस संधि को शांति का संघ कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोल्वरिन की स्थापना कब की गई? तो जोल्वरिन की स्थापना की थी, जोल्वरिन की स्थापना की गई थी 1819 ईस्वी में। फ्रेडरिक लिस्ट के विचारों की प्रेरणा से पर्सा ने 1819 ईस्वी में स्वार्जबर्ग सेंदोर शोसन नामक एक छोटे से राज्य के साथ सीमा शुल्क संबंधी अर्थात जोल्वरिन नामक समझौता किया। 1834 ईस्वी तक इसमें सभी 18 जर्मन राज्य सम्मिलित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली को वेनेशिया की प्राप्ति किस समझौते या संधि से हुई थी? तो इटली को जो वेनेशिया की प्राप्ति हुई थी यह हुई थी प्राग की संधि के तहत। अप्रैल 1866 ईस्वी में पर्सा व इटली में यह तय हुआ कि ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध के समय इटली ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर देगा। 1866 में सेडोवा के निर्णायक युद्ध में ऑस्ट्रिया को पर्सा से पराजय का सामना करना पड़ा। इसके बाद 23 अगस्त 1866 को ऑस्ट्रिया और पर्सा के मध्य प्राग की संधि हुई, जिसके तहत वेनेशिया जो इटली को देना तय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ फाउंटेन ब्लू की संधि कब की थी? नेपोलियन ने मित्र राष्ट्रों के साथ फाउंटेन ब्लू की जो संधि की थी यह की थी 1814 ईस्वी में, मार्च 1814। 4 नंबर ऑप्शन। पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड। पर्सा, ऑस्ट्रिया, रूस, स्वीडन और इंग्लैंड ने मिलकर चौथे गुट का निर्माण किया। इस गुट ने 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 1813 के बीच राष्ट्रों के युद्ध लिप्जिंग का युद्ध में नेपोलियन को पराजित किया। इसके बाद नेपोलियन को लगातार पराजय का सामना करना पड़ा और अंत में मार्च 1814 ईस्वी में ललाओ में हारने के बाद फाउंटेन ब्लू नामक स्थान पर मित्र राष्ट्रों से संधि की व फ्रांस का सिंहासन त्याग दिया और नेपोलियन को मित्र राष्ट्रों ने एल्बा द्वीप का शासक बना दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ घटनाएं दे रखी है और दूसरी तरफ उन घटनाओं की तिथियां दे रखी है, तो कौन सी घटना है जो सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है टेनिस कोर्ट की शपथ। टेनिस कोर्ट की शपथ जो 20 जून 1789 को हुई थी। बोस्टिल के दुर्ग का पतन, बोस्टिल के दुर्ग का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था, यह भी सत्य है। तीसरा, फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा। फ्रांस में मानव अधिकारों की जो घोषणा हुई थी, यह घोषणा 4 अगस्त 1789, यह घोषणा 4 अगस्त 1789 को नहीं बल्कि 27 अगस्त 1789 को हुई थी। तो यह 27 अगस्त को हुई थी, ना कि 4 अगस्त को, इसलिए 3 नंबर इसका गलत है। और चौथा, स्टेट्स जनरल का अधिवेशन जो 5 मई 1789 को हुआ था। तो स्टेट्स जनरल का अधिवेशन है जो 5 मई 1789 को हुआ था, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसमें असत्य पूछा है, 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। फ्रांस में मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789 ईस्वी को की गई। 4 अगस्त 1789 ईस्वी को फ्रांस में विशेषाधिकारों का त्याग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फ्रांस की क्रांति में 1795 ईस्वी के तीसरे वर्ष के संविधान की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है जो फ्रांस की क्रांति में 1795 ईस्वी के तीसरे वर्ष के संविधान की नहीं है। तो क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना, क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना, ये पहला ही जो ऑप्शन है जो 1795 के तीसरे वर्ष के संविधान की विशेषता नहीं है। द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका या संचालक मंडल और संपत्ति पर आधारित मताधिकार, ये तीनों ऑप्शन है जो फ्रांस की क्रांति में 1795 का जो तीसरा संविधान, तीसरे वर्ष का जो संविधान लागू हुआ था, वो संविधान से संबंधित है। तो 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है, जो इसका राइट आंसर होगा। क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना क्रांतिकाल के तीसरे संविधान से पहले की है। आतंक के राज के समय जन सुरक्षा समिति, सामान्य सुरक्षा समिति व क्रांतिकारी न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ फ्रांस पुस्तक किसने लिखी। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द फाइनेंस ऑफ फ्रांस पुस्तक किसने लिखी। तो यह पुस्तक लिखी थी नेकर के द्वारा। नेकर ने फ्रांस के आय व्यय का विवरण क्रांत्रादु प्रकाशित करवाकर जनता में बंटवा दिया तथा उपयुक्त पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार ने 1774 में इंटॉलरेबल एक्ट किसके विरुद्ध पारित किया। ब्रिटिश सरकार ने 1774 में इंटॉलरेबल एक्ट किसके विरुद्ध पारित किया था। तो यह किया था मैसाचुसेट्स के विरुद्ध। लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के विरुद्ध, लॉर्ड नॉर्थ की चाय नीति के विरोध में मैसाचुसेट्स में के बंदरगाह बोस्टन में 16 दिसंबर 1773 ईस्वी को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में अमेरिकियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज पर चढ़कर 340 पेटियां समुद्र में फेंक दी। इस घटना को बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। ये की नहीं है, बोस्टन टी है, बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इस घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार ने 1774 ईस्वी में इंटॉलरेबल एक्ट के तहत 5 दंडात्मक कानून पारित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका में किस युद्ध में अंग्रेज सेनापति जनरल ओ एवं जनरल बुर्गियन को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो अमेरिका में कौन से युद्ध में अंग्रेज सेनापति जनरल हो एवं जनरल बुर्गियन को पराजय का सामना करना पड़ा था। तो यह करना पड़ा था साराटोगा का युद्ध। साराटोगा का युद्ध, साराटोगा का युद्ध जो 1777 के अंदर हुआ था। 1 नंबर ऑप्शन। 17 अक्टूबर 1777 को साराटोगा के युद्ध में जनरल बुर्गियन एवं जनरल हो को पराजय का सामना करना पड़ा। इससे पहले जनरल विलियम हो ने अमेरिकी सेना के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन को 1776 में बंकर हिल की लड़ाई में पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई भी घटना प्रथम महायुद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं जितना बाल्कन युद्ध है। यह कथन किसका है। तो यह कथन किसने कहा था कि कोई भी घटना प्रथम महायुद्ध के लिए इतनी उत्तरदायी नहीं है जितना बाल्कन युद्ध है। तो यह कथन कहा था ग्रांट एंड टेम्परले ने। 3 नंबर ऑप्शन। 1912 में रूस की प्रेरणा से 1912 में रूस की प्रेरणा से सर्बिया, बुल्गारिया, यूनान तथा मोंटेनिग्रो ने मिलकर बाल्कन संघ का निर्माण किया। इस संघ ने तुर्की के मकदूनिया में सुधार करने के लिए कहा तो तुर्की ने इनकार कर दिया। इस कारण अगस्त 1912 में संघ का तुर्की के साथ युद्ध शुरू हो गया।
लंदन की संधि के तहत प्रथम बाल्कन युद्ध 1913 में समाप्त हो गया। इस संधि के तहत तुर्की साम्राज्य से विघटन का फैसला तो कर लिया, किंतु विजित प्रदेशों को बांटने पर विवाद हो गया। इस पर बुल्गारिया ने सर्बिया पर आक्रमण किया और दूसरा बाल्कन युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का अंत जो बुखारेस्ट की संधि से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ औद्योगिकीकरण के कुछ आविष्कार दे रखे हैं और आविष्कारकर्ताओं के नाम दे रखे हैं, तो इसमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहले है वाटर फ्रेम। वाटर फ्रेम का आविष्कार रिचर्ड आर्कराइट के द्वारा किया गया था, यह सत्य है। दूसरा नंबर है पावरलूम। पावरलूम का जो आविष्कार किया था, पावरलूम का जो निर्माण किया था या पावरलूम का जो आविष्कार किया था, यह सैमुअल क्रम्पटन के द्वारा नहीं बल्कि कार्टराइट के द्वारा किया था। कार्टराइट के द्वारा जो पावरलूम का आविष्कार किया था, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कॉटन जिन। कॉटन जिन है जो एली विंटने के द्वारा और स्पिनिंग जेनी है जो हरग्वीज के द्वारा। तो 1, 3 और 4 सही है, 2 नंबर है जो इसका गलत होगा। 1785 ईस्वी 1785 ईस्वी में कार्टराइट ने पावरलूम का निर्माण किया। 1733 ईस्वी में जॉन के ने फ्लाइंग शटल का निर्माण किया। 1789 ईस्वी में सैमुअल क्रॉम्पटन ने म्यूल का आविष्कार किया। 1846 ईस्वी में एलियस होव ने सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्टवाद का संबंध किस देश से है? कोलबर्टवाद का संबंध किस देश से है? तो कोलबर्टवाद का संबंध है फ्रांस से। 3 नंबर ऑप्शन। कोलबर्ट फ्रांस का वित्त मंत्री था जिसने फ्रांस में वाणिज्यवादी नीतियों को अपनाया, इसलिए यहाँ वाणिज्य को कोलबर्टवाद भी कहा जाता है। जर्मनी में इसको कैंपरलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजा आप मुझे सुना रहे हैं, जलाया मुझे जा रहा है, मगर डर से आप ज्यादा कांप रहे हैं। सजा आप मुझे सुना रहे हैं, जलाया मुझे जा रहा है, मगर डर से जो आप ज्यादा कांप रहे हैं। यह कथन किसका था? तो यह कथन था जाइडिनो ब्रूनो का। ब्रूनो ने कहा था कि न पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और न सूर्य। उसने इस बात पर जोर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और ध्रुवों पर तपती है। इस कारण 16 फरवरी 1600 ईस्वी को इसको जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण से संबंधित वॉशिंगटन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया? निशस्त्रीकरण से संबंधित वॉशिंगटन सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो यह भाग लिया था 9 देशों ने। निशस्त्रीकरण सम्मेलन जिसमें वॉशिंगटन सम्मेलन हुआ, यह सम्मेलन 1922 में आयोजित किया गया जिसमें 9 देशों ने भाग लिया तथा इस सम्मेलन की अध्यक्षता ह्यूर्जन्स ने की थी। जेनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन, जेनेवा निशस्त्रीकरण जो सम्मेलन है, यह सम्मेलन 1927 में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता लॉर्ड एसर के द्वारा की गई। इस सम्मेलन में जेनेवा प्रोटोकॉल बना था। तीसरा है लंदन निशस्त्रीकरण सम्मेलन। यह सम्मेलन 1932 में हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा की गई, हालांकि यह सम्मेलन असफल हो गया था। और लास्ट है जिनेवा निशस्त्रीकरण सम्मेलन। जिनेवा निशस्त्रीय सम्मेलन है जो 1932-33 में इस सम्मेलन की अध्यक्षता हेंडरसन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्टिन लूथर के बारे में असत्य है? तो मार्टिन लूथर के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहला ऑप्शन है कि यह ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर पर नियुक्त था। तो मार्टिन लूथर जो है यह ब्रिटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त था, यह बात सही है। दूसरा, पोप लियो 10 ने पेपल बुल नामक आदेश जारी कर लूथर को धर्म बहिष्कृत किया, यह भी सत्य है। तीसरा, इसने किसानों के विद्रोह का समर्थन किया था। तो लूथर ने जो किसानों के विद्रोह का समर्थन नहीं बल्कि किसानों के विद्रोह का विरोध किया था। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, इसका जन्म 10 नवंबर 1483 ईस्वी को जर्मनी में सैक्सनी प्रांत के इस्लीडेन में हुआ था। तो यह भी सही है। तो इसमें असत्य पूछा है तो 3 नंबर ऑप्शन इसका असत्य होगा। मार्टिन लूथर के विचारों से प्रभावित होकर दक्षिणी पश्चिमी एवं मध्य जर्मनी के किसानों ने 1525 ईस्वी में थॉमस मुंतजर के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। लूथर ने शासकों व सामंतों से इस विद्रोह को कुचल देने के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को अलग कीजिए।
तो इसमें भी हमें असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो असत्य है। सबसे पहला कि कोल्विनवाद ने प्रारब्धवाद सिद्धांत अर्थात मनोनयन की धारणा प्रतिपादित की थी, तो यह सही है। दूसरा, जॉन हस एक फ्लोरेंस पादरी था। जॉन हस एक फ्लोरेंस पादरी था जिसको चर्च और पोप का विरोध करने के कारण जिंदा जला दिया गया था, तो यह बात है जो बिल्कुल गलत है। जॉन हंस को जिंदा नहीं जलाया था, जो जिंदा जलाया था जॉन हंस को जिंदा नहीं जलाया। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा, ज्विंगली ने ज्यूरिख की धर्म सभा में धर्म सुधार के संबंध में 67 थीसिस लिखी थी, तो ज्विंगली ने ज्यूरिख की धर्म सभा में धर्म सुधार के संबंध में 67 थीसिस प्रस्तुत की, यह सत्य है। कोल्विन को प्रोटेस्ट पोप कहा जाता है, यह बात भी सही है, तो 2 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। जॉन हस जो बोहेमिया का निवासी था तथा प्राग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर था, यह ज्विंगली का अनुयायी था। चर्च और पोप का विरोध करने के कारण इसको जिंदा जला दिया गया था। चर्च और पोप का विरोध करने के कारण इसे जिंदा जला दिया गया था। सेवानोरोला फ्लोरेंस नगर का पादरी था जिसको चर्च की निंदा करने के लिए जिंदा जलाया था, तो फ्लोरेंस नगर का जो पादरी था जिसे जिंदा जलाया वह जॉन हंस बोहेमिया नहीं था बल्कि सेवानोरोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस धर्म सुधारक को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? कौन से धर्म सुधारक को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है? तो यह कहा जाता है जॉन वाइक्लिफ को। 2 नंबर ऑप्शन। यह इंग्लैंड निवासी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था। इसने घोषणा की कि पोप पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है। वाइक्लिफ की मृत्यु के बाद इसके शव को कब्रिस्तान से निकलवाकर गंदी जगह फेंक दिया था। इसको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? हैरी क्वीन हैरी क्वीन हैरी क्वीन की रचना एडमंड स्पेंसर के द्वारा की गई, ये सही है। द जू ऑफ माल्टा क्रिस्टोफर मार्लो की है। ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग जो ड्यूरर की नहीं है। ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग की जो रचना की थी यह लियोनार्डो द विंची ने की थी, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, डॉन क्विक जोट है जो सर्वेंटीज की रचना है, यह भी सही है। तो सुमेलित नहीं है, जो असुमेलित है वो है 3 नंबर ऑप्शन। ट्रीटाइज ऑन पेंटिंग की रचना लियोनार्डो दा विंची ने की थी। उन्होंने मोनालिसा, लास्ट सफर नामक कलाकृतियां भी बनाई थी। वर्जिन ऑफ रॉक्स भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन को अलग कीजिए। निम्न में से असत्य कथन को अलग करना है कि इनमें से असत्य कथन कौन सा है? पहला है कि इटली में प्रथम मानववादी अकादमी की स्थापना 1439 ईस्वी में फ्लोरेंस में की गई थी, यह सत्य है। दूसरा, जियोटो को चित्रकला में प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है। जियोटो का जो चित्रकला में प्रकृतिवाद का जनक माना जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि फेमिनिस्ट लेटर की रचना मोंटेस्क्यू ने की थी, तो फेमिनिस्ट लेटर की जो रचना की थी यह मोंटेस्क्यू ने नहीं बल्कि पेट्रोक ने की थी, तो 3 नंबर इसका असत्य होगा। और चौथा ऑप्शन है कि माइकल एंजेलो को बारोक कला का जन्मदाता कहा जाता है। बारोक कला का जन्मदाता है जो माइकल एंजेलो को कहा जाता है, यह बात भी बिल्कुल सही है। और फेमिनिस्ट लेटर की रचना पेट्रोक ने की थी। पर्शियन लेटर की जो रचना की थी, पर्शियन लेटर्स की रचना, यह रचना मोंटेस्क्यू की है। और लेटर्स ऑन इंग्लिश की रचना जो वाल्टेर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? सबसे पहला, द स्कूल ऑफ एथेंस की स्थापना राफेल के द्वारा डिफेंडर ऑफ पीस मार्सिलियो की है। जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स की जो रचना की थी है एडवर्ड स्पेंसर ने नहीं बल्कि इसकी रचना बुकाशियो के द्वारा की गई थी, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा, ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन है जो जोवाने पिको देला मिरांडोला की रचना है, तो यह भी सही है, तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। जीनियोलॉजी ऑफ द गॉड्स की रचना बुकाशियो ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इस पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो द ओरिजिन ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर पुस्तक की जो रचना की थी यह की थी जेपी टेलर के द्वारा, 1 नंबर ऑप्शन। अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं में द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर एस बी के की है। द सेकंड वर्ल्ड वॉर विंस्टन चर्चिल की है। तो द ओरिजिन
ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो रचना है यह रचना जेपी टेलर की है। द ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड वॉर जो एसबीके की है, और द सेकेंड वर्ल्ड वॉर है जो विंस्टन चर्चिल की है। ये मिलते जुलते सारे नाम है, इनका आप थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंचूरिया विवाद किन देशों के मध्य हुआ? तो मंचूरिया विवाद है जो जापान और चीन के मध्य हुआ था। 2 नंबर ऑप्शन। मंचूरिया चीन का क्षेत्र था। 1931-32 में जापान ने इस पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रसंघ ने हल के लिए लेटन आयोग का गठन किया था। जापान ने 1933 में राष्ट्रसंघ को छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार प्रदेश में जनमत संग्रह करवाकर हिटलर ने इस क्षेत्र पर कब अधिकार किया? तो सार प्रदेश पर जनमत संग्रह के द्वारा हिटलर ने इस प्रदेश पर अधिकार किया था। यह अधिकार किया था 1935 ईस्वी में। हिटलर की विदेश नीति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। हिटलर के द्वारा राष्ट्रसंघ से संबंध विच्छेद 1933 में किए गए। हिटलर के द्वारा 26 जनवरी 1934 को पोलैंड के साथ 10 वर्षीय अनाक्रमण समझौता किया गया। हिटलर के द्वारा 1935 में सार क्षेत्र वापस प्राप्त किए तथा इसी वर्ष उन्हें उनके द्वारा पुनः शस्त्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। 1935 में न्यूरेमबर्ग कानून बनाकर यहूदियों को जर्मनी की नागरिकता से वंचित कर दिया गया तथा यहूदियों को जर्मनी के लोगों के बीच वैवाहिक संबंध वर्जित कर दिए। राइनलैंड का सैन्यकरण जो 1936 ईस्वी में किया गया था। रोम बर्लिन धुरी का निर्माण 25 अक्टूबर 1936 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमितांग और साम्यवादियों के बीच संधि कब हुई थी? कोमितांग और साम्यवादियों के बीच संधि कब हुई थी? तो यह संधि हुई थी 10 फरवरी 1937 ईस्वी को। कोमितांग और साम्यवादियों को लगा कि जापान को पराजित करने के लिए राजनीतिक एकता जरूरी है, इसलिए दोनों के बीच 10 फरवरी 1937 को समझौता हो गया। इस संधि के बाद जापान के विरुद्ध चांग काई शेक को प्रधान सेनापति स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसकी अध्यक्षता में न्यूट्रल नेशन सुपरवाइजरी कमीशन आयोग की स्थापना की? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किसकी अध्यक्षता में न्यूट्रल नेशन सुपरवाइजरी कमीशन आयोग की स्थापना की थी? तो यह की थी जनरल के.एस. थिमैया की अध्यक्षता में। तटस्थ राष्ट्र पर्यवेक्षी आयोग एनएनएससी की स्थापना कोरिया युद्ध विराम समझौते द्वारा 27 जुलाई 1953 को की गई। भारतीय सैन्य जनरल के.एस. थिमैया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्यवादी नेता पोल पोट किस देश से संबंधित थे? साम्यवादी नेता पोल पोट किस देश से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे कम्बोडिया से। मार्क्सवादी पोल पोट कम्बोडिया देश से संबंधित थे। उन्होंने 1975 में कम्बोडिया में अमेरिका समर्थित सरकार को उखाड़ फेंका था। उनके नेतृत्व में एक साम्यवादी गुट खमेर रूसज लाल खमेर सरकार बने। उनकी इस बर्बर सरकार ने लगभग 30 लाख कम्बोडियाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक निंदा हुई। उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी अधिनायक वह तानाशाह माना गया। 1979 में वियतनामी सेना की मदद से इस सरकार को अपदस्थ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाथेट लाओ आंदोलन संबंधित था। पाथेट लाओ आंदोलन किससे संबंधित था? तो पाथेट लाओ आंदोलन जो लाओस से संबंधित आंदोलन था। लाओस। 4 नंबर ऑप्शन। 1949 में जब फ्रांस ने लाओस को फ्रांसीसी संघ के अंतर्गत अर्ध स्वतंत्रता प्रदान करने पर लाओस के स्वतंत्रता सेनानियों ने यह नीति पसंद नहीं आई, जिसके कारण उन्होंने सुफोनोबोस के नेतृत्व में पाथेटलोवा आंदोलन चलाया। 1954 में जेनेवा सम्मेलन में लाओस को स्वतंत्र कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीनिया के स्वतंत्रता आंदोलन नेतृत्व किसने किया था? तो कीनिया के स्वतंत्रता आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, यह किया था जोमो केन्याटा के द्वारा। कीनिया में राष्ट्रीय जागृति के लिए 1943 में कीनिया अफ्रीकन यूनियन की स्थापना की गई, जो आगे चलकर कीनिया अफ्रीकन नेशनल यूनियन में परिवर्तित हो गया, जिसके प्रमुख नेता थे जोमा केन्याटा और ओगिंगा थे। 1953 में कीनिया में माऊ माऊ विद्रोह भड़क उठा। जोमो केन्याटा को विद्रोह भड़काने के आरोप में 7 वर्ष तक कारावास दिया गया। 1962 में कीनिया को आधिकारिक रूप से स्वतंत्र कर दिया और 12 दिसंबर 1964 को कीनिया
गणतंत्र बना तथा जोनो केन्याटो उसका प्रथम राष्ट्रपति बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हबीब बुर्गिवा। हबीब बुर्गिवा का न्यू देतुर दल किस देश से संबंधित था? हबीब बुर्गिवा का न्यू देतुर दल है जो किस देश से संबंधित था? तो यह संबंधित था ट्यूनीशिया से। 2 नंबर ऑप्शन। ट्यूनीशिया फ्रांस का उपनिवेश रहा था। फ्रांस के विरुद्ध ट्यूनीशिया में गुरिल्ला आंदोलन शुरू हो गया जिसका नेतृत्व हबीब बुर्गिवा का न्यू देतुर दल कर रहा था। अंत में फ्रांस को 1956 में मोरक्को को स्वतंत्र कर दिया गया। मोरक्को में आंदोलन का नेतृत्व इस्तिकलाल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेल्सन मंडेला कब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने? नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कब बने थे? तो नेल्सन मंडेला जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने थे 1994 ईस्वी में। अप्रैल 1994 में दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए और बहुमत प्राप्त करने के बाद नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में देश की पहली गैर नस्ली सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुलेमान पाशा का मूल नाम क्या था? सुलेमान पाशा का मूल नाम क्या था? तो सुलेमान पाशा का मूल नाम था कर्नल सिब्स। मेहमत अली ने अपनी सेना को पश्चिमी देशों की पद्धति पर प्रशिक्षित करने के लिए एक फ्रांसीसी सेना अधिकारी कर्नल सिब्स को रखा जो सुलेमान पाशा के नाम से विख्यात हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? मिस्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो मिस्र जो राष्ट्र संघ का सदस्य बना था 1937 ईस्वी के अंदर। मिस्र ब्रिटेन के प्रस्ताव पर 1937 में सदस्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसको नील का मुसोलिनी कहा गया? तो किसको नील का मुसोलिनी कहा गया? तो नासिर को। 3 नंबर ऑप्शन। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण 26 जुलाई 1956 की आलोचना करते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर एंथनी इडन ने नासिर को नील का मुसोलिनी की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इटली द्वारा जर्मनी के साथ किया गया राजनीतिक व सैनिक समझौता कहलाता है। इटली के द्वारा जर्मनी के साथ जो राजनीतिक व सैनिक समझौता किया गया राजनीतिक व सैनिक समझौता क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्टील पैक्ट। इटली व जर्मनी के मध्य 22 मई 1939 को एक सैनिक समझौता हुआ जिसे फौलादी समझौता या स्टील पैक्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने मुसोलिनी को आश्चर्यजनक आडम्बरी कहा? कौन से इतिहासकार ने मुसोलिनी को जो आश्चर्यजनक आडम्बरी कहा था? तो यह कहा था डेनिस मैकस्मिथ ने। डेनिस मैकस्मिथ का मानना था कि मुसोलिनी ने स्वयं को महामानव के रूप में प्रचारित किया तथा अपनी अकार्य कुशलताओं से लोगों का ध्यान हटाकर संपूर्ण विश्व के सम्मुख इटली को सैन्य महाशक्ति के रूप में प्रस्तुत करने का भ्रामक प्रचार किया है। डेनिस मैकस्मिथ ने उसे आश्चर्यजनक आडम्बरी तथा एजेपी टेलर ने इसे पाखंडी सीजर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ की स्थापना हेतु 19 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रसंघ की स्थापना के लिए 19 सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इस कमेटी के अध्यक्ष थे वुड्रो विल्सन। 2 नंबर ऑप्शन। राष्ट्रसंघ की रूपरेखा बनाने हेतु अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। विल्सन के सुझाव पर ही राष्ट्रसंघ को वर्साय की संधि का भाग बनाया गया। इस कमेटी के प्रमुख सदस्यों में ब्रिटेन के लॉर्ड सेसिल फिलीमोर, फ्रांस के लियोन बुर्जोइस, दक्षिण अफ्रीका के जनरल स्मट्स, अमेरिका के कर्नल हाउस प्रमुख थे। 10 जनवरी 1920 के दिन वर्साय की संधि के रूप में लागू होने के साथ ही राष्ट्रसंघ का जन्म हुआ। राष्ट्रसंघ का उद्घाटन करते हुए फ्रांसीसी राष्ट्रपति पोयंकोर ने कहा था कि आपके हाथों में विश्व का भविष्य है। राष्ट्रसंघ की प्रारंभिक सदस्य संख्या 32 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य अमीन्स की संधि कब हुई थी? तो इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य जो अमीन्स की संधि हुई थी, यह संधि हुई थी 1802 ईस्वी में। आमिया या अमीन्स की संधि के तहत फ्रांस का इंग्लैंड के साथ चल रहा 9 वर्षों का संघर्ष समाप्त हो गया तथा इंग्लैंड ने फ्रांस के गणतंत्र को मान्यता प्रदान कर दी थी। इसी के साथ ही आज की यह वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान
हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री जो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री के जो जो टॉपिक है उनसे संबंधित कल की क्लास होगी। तो जिन जिन को भी राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने हैं वो सभी कल की क्लास को अवश्य अटेंड करना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।